टॉपिक चल रहा है मरुस्थल, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट था मरुस्थल क्षेत्रों की विशेषताएं, और ट्रैक है 3 और ट्रैक है 79। आकाश साधारणतया मेघ रहित होते हैं तथा हवा विशेष रूप से शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं और शीतकालीन तापक्रम हिमांक बिंदु से भी नीचे चले जाते हैं। अतः तापांतर काफी रहता है और दिन व रात्रि के तापमान में भी काफी अंतर पाए जाते हैं। बालू का स्तूप मरुस्थलों की प्रमुख विशेषता है, जो कि तेज हवाओं के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित होते रहते हैं। वनस्पति विरल होती है और जिनके तने व पत्तियां कांटेदार व मांसल होती हैं, और मरुस्थल और आंधी, तूफान व लू आदि खूब चलते हैं। भूपटल पूर्णतः सपाट पाया जाता है और दूर दूर तक रेत के विशाल मैदान नजर आते हैं। पानी का अभाव पाया जाता है। जनसंख्या एवं घनत्व विरल एवं पशुधन पर आधारित होता है। अधिकांश मरुस्थल अस्थायी और गतिमान होते हैं। मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध परिघटना है और जिसमें कि मानव द्वारा भूमि उपयोग पर दबाव के कारण परिवर्तन होते हैं, होने से पारितंत्र का अवनयन होता है। और ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कि उर्वर भूमि शुष्क अनुवर्र भूमि मरुभूमि में बदल जाती है। और मेन के अनुसार मरुस्थलीकरण जलवायु, मृदीय तथा जैविकीय कारकों के अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। मरुस्थलीकरण एक प्राकृतिक परिघटना है जो कि जलवायवीय परिवर्तनों या फिर दोषपूर्ण भूमि उपयोग के कारण भी होते हैं और वस्तुतः जलवायवीय कारकों की अपेक्षा अनुचित भूमि उपयोग और इसके लिए एक अधिक उत्तरदायी है। वनस्पति आवरण की हटाने के लिए किसी भी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु में परिवर्तन हो जाते हैं। वन विनाश, अतिचारण आदि क्रियाओं से भी मृदा अपरदन के साथ साथ ही वर्षा, तापमान, पवन वेग आदि में भी परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के रूप में परिलक्षित होते हैं। विश्व का लगभग 35% क्षेत्र भी मरुस्थलों एवं अर्ध मरुस्थलों के अंतर्गत है और निरंतर वर्षा की कमी एवं प्रभावी जल व्यवस्था के अभाव में मरुस्थलों का प्रसार निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि मरुस्थलों की निकटवर्ती उपजाऊ भूमि की इसकी चपेट में आ रही है। और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ की वर्षा आधारित कृषि होती है, सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में मरुस्थलों के प्रसार का भी अधिक संकट होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं ने 1.30 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फल में मरुस्थलीय भूमि पैदा कर दी है। और वैज्ञानिकों के अनुमान से 20वीं शताब्दी के अंत तक सहारा मरुस्थल का विस्तार भी 20% बढ़ गया है और इसी प्रकार से थार मरुस्थल भी प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ भूमि को निगल लेता है। दजला और फरात नदियों का भी भाग जो कि कभी प्राचीन सभ्यता का पालन था, अब नमकीन मरुस्थली परिवर्तित होता जा रहा है। भारत की मरुस्थलीकरण का विस्तार है। भारत में शुष्क प्रदेशों का विस्तार भी मुख्यतः राजस्थान, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में अतिचारण के कारण भी भूमि पर अधिक दबाव व संसाधनों के अति दोहन के कारण भी पर्यावरण का अव्यनयन हो रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्र की वृद्धि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचित भूमि की लवणता में वृद्धि और रिसाव तथा सेम की समस्या के रूप में भी प्रकट हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण भी पोषण चक्रों में के भंग होने की प्रक्रिया तथा मिट्टी का सूक्ष्म जलवायु संतुलन भंग होने की प्रक्रिया तीव्र हो गई है और जिसका कि दुष्परिणाम मरुस्थलीकरण के रूप में भी उभर रहा है। भारत में कुमायूं ही हरी भरी पहाड़ियां अवनयन के मार्ग पर भी हैं और वहां पहाड़ी झरने तथा स्रोत सूख रहे हैं। नदियों का जलधाराओं में भी जल प्रवाह की मात्रा भी कम हो गई है और हिमालय में वन विनाश जनसंख्या के विस्फोटक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। राजस्व बढ़ाने वाली तथा लुगदी व माचिस उद्योगों के कच्चे माल के लिए भी वन विनाश के कारण मृदा अपरदन बढ़ गया है और इन सब कारणों से भी इस क्षेत्र में वर्षा की कमी हो गई है, जिससे कि मानव तथा पशु स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़े हैं। जल की कमी से अनेक रोगों में वृद्धि हो गई है और सूखे की समस्या तो अस्थायी है किंतु मरुस्थलीकरण स्थायी होता है। पहले मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय हैं। सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए और ताकि जलाभाव की समस्या दूर हो जा सके वे अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जा सके। मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों जैसे कि खेजड़ी, कीकर, रोइडा, जोजोवा, नीम, बोरड़ी, फोग आदि की खेती भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सूखी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई का उपयोग भी किया जाना चाहिए। पशुओं की चराई को नियंत्रित किया जाना चाहिए और ऊर्जा के वैकल्पिक व पुनर्विकरणीकरण स्रोतों का विकास भी किया जाना चाहिए ताकि कोयले व जलाने की लकड़ी की बचत व जंगलों को काटने में रोका जा सके और बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण के उपाय किए जाने चाहिए। अतिचारण पर नियंत्रण हो और उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों का समुचित उपयोग भी राष्ट्रीय जल विभाजन कार्यक्रम के तीव्र बनाना और नागरिक चेतना पैदा करना। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD गठित किया गया है और भारत UNCCD का हस्ताक्षर करता देश है
और 17 जून मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए भी विश्व दिवस WDCD यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिस्ट्रेफेक्शंस। अब विश्व नेक्स्ट टॉपिक, विश्व के मरुस्थल। अफ्रीका। सहारा यह संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। नामिब मरुस्थल यह नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश में फैला हुआ है। और न्यूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। और लीबिया का मरुस्थल और लीबिया में स्थित उत्तरी अमेरिका और सोनारन मरुस्थल और यह मैक्सिको के पश्चिम में स्थित मरुस्थल है। और एरिजोना मरुस्थल, मोहावे मरुस्थल, सियरा नेवाद और मरुस्थल व ग्रेट सॉल्ट लेक मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में स्थित मरुस्थल है। और फिर दक्षिण अमेरिका, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण की पेरू तथा उत्तरी चिली के कुछ भागों में आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल संसार का सबसे सूखा प्रदेश है। पेटागोनिया का मरुस्थल पंपास के दक्षिण व एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में अर्जेंटीना के दक्षिण में भी पेटागोनिया का मरुस्थल फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट है। सिम्पसन डेजर्ट एशिया। थाल ये डेजर्ट पाकिस्तान में है। और हेलमंद रेगिस्तान ये अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित रेगिस्तान है। और साल्ट डेजर्ट ईरान के उत्तर में स्थित मरुस्थल है। नाफुद मरुस्थल सऊदी अरब के उत्तर में स्थित मरुस्थल, इसकी रेत का रंग लाल है। और रूब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब के दक्षिण में स्थित मरुस्थल। और फिर नजीब मरुस्थल इजराइल के दक्षिण में स्थित मरुस्थल है। और फिर कीजल कुम मरुस्थल यह उज्बेकिस्तान में स्थित मरुस्थल है जिसकी रेत लाल रंग की है। फिर काराकुम अथवा काला मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान का भी मरुस्थल जिसको कि रेत काले रंग की है। और तुर्कमेनिस्तान का 80% भाग मरुस्थल है। फिर तकला माकन मरुस्थल चीन के उत्तर पश्चिम में भी सिकियांग प्रांत में स्थित मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया के दक्षिण भाग में स्थित मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। अब इसके वस्तुनिष्ठ पुरस्कार के प्रश्न है। रामसर कन्वेंशन का संबंध है, उत्तर है इसका आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। जैसे विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है जो, उत्तर है पेंटानल दक्षिण अमेरिका। जैसे विश्व के अधिकांश मरुस्थल किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, उत्तर है इसका 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। नेक्स्ट ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण है, उत्तर है इसका दोनों हैं अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। नए प्रश्न, विश्व में अधिकांश मरुस्थल स्थित हैं, उत्तर है इसका महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। नेक्स्ट संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तर है सहारा का। नेक्स्ट व्याख्या है, ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जैसे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्षी एक नम भूमि चेतना केंद्र 17 जनवरी 2006 को कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, उत्तर है इसका ये किया गया था केवला देव घनी पक्षा उद्यान भरतपुर में। और इसे राजस्थान के किस क्षेत्र में विश्व की नम भूमियों में शामिल किया गया है, उत्तर है इसका दोनों ही हैं उक्त केवला देव घना और सांबर झील। नेक्स्ट रामसर कन्वेंशन कब अंगीकृत हुई थी, उत्तर है 2 फरवरी सन 1971 को। व्याख्या है, यह संधि 2 फरवरी सन 1971 को रामसर माजनदारान ईरान में अंगीकृत की गई थी तथा यह 21 दिसंबर सन 1975 से लागू की गई। जैसे भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश कब बना था, उत्तर है इसका 1982 में। नेक्स्ट रामसर राइट्स की सर्वाधिक संख्या किस देश में है, उत्तर है इसका यूके के। और नेक्स्ट भारत में आर्द्र भूमियों में कितने वर्ग पाए जाते हैं, उत्तर है इसका है 8। नेक्स्ट है रामसर साइट्स का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है, उत्तर है इसका कनाडा में। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, उत्तर है वेम्बबाद कोल। नेक्स्ट विश्व नम भूमि दिवस है, उत्तर है 2 फरवरी। जैसे देश में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, उत्तर है इसका 1987 में। ऐसे देश में नम भूमिया संरक्षण व प्रबंधन नियम 2010 कब बनाए गए थे, उत्तर है इसका 4 दिसंबर सन 2010 को। और अब है नेक्स्ट टॉपिक प्रदूषण। पर्यावरण में अजैविक घटकों के सामान्य संगठन में असंतुलन अथवा परिवर्तन होना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कई तरह का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण में वायु में उन सभी हानिकारक पदार्थों की इतनी उपस्थिति जिसमें कि मनुष्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़े, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत इस प्रकार हैं। पहले तो कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, विमानों एवं वाहनों से निकलने वाला धुआं, परमाणु परीक्षणों तथा ज्वालामुखियों से निकलने वाले प्रदूषण और घरेलू उपकरणों से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरो कार्बन तथा कीटनाशकों एवं विलायकों आदि के प्रयोगों से निकलने वाले प्रदूषक इत्यादि हैं।
और प्रमुख वायु प्रदूषक एवं उनके दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, शरीर के परिसंचरण तंत्र, हीमोग्लोबिन, नेत्र एवं श्वसन तंत्र का पर बुरा प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड, नेत्र एवं श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव। सल्फर डाइऑक्साइड, त्वचा में जलन एवं फफोले, पेड़ों की पत्तियों का पीलापन एवं गिरना। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड, आंखों में जलन, गले में खराश और उल्टी, पत्तियों का गिरना। फिर है हाइड्रोजन फ्लोराइड, अस्थियां, दांत एवं मसूड़ों पर प्रभाव और पत्तियों में सड़न एवं क्लोरोफिल कम हो जाना। फिर नाइट्रोजन में ऑक्साइड, श्वसन, हृदय, फेफड़े एवं आंख संबंधी बीमारियां होती हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, जीवों के श्वसन अंग पर प्रभाव। हाइड्रोकार्बन, जंतुओं में आंख व नाक की म्यूकस और ग्रंथियों पर प्रभाव। फेफड़े का कैंसर। और अमोनिया, श्वास संबंधी बीमारियां एवं घुटन। एरोसोल्स, श्वास संबंधी बीमारियां एवं घुटन। फिर वायु प्रदूषण के कारण है वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। और पेट्रोल जैसे ईंधन के रूप अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है और ये एक विषैली गैस है और ये रुधिर ऑक्सीजन वाहन क्षमता को घटा देती है। फिर डीजल तथा पेट्रोल में दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों तथा अत्यंत छोटे कण की उत्पन्न होते हैं और जो कि अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं और ये अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं, दृश्यता को घटा देते हैं और सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंच कर के रोग उत्पन्न कर देते हैं। और फिर उद्योग, बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों को प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों को कोयला जैसे ईंधन के दहन के में सल्फर डाइऑक्साइड व राख के महीन कण उत्पन्न होते हैं और ये फेफड़ों को स्थायी रूप से भी क्षतिग्रस्त करने के साथ ही श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हैं जिनका की उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एयर सॉल फुहारों में होता है। और CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। फिर जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जलाने पर नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं जो कि खतरनाक होते हैं। और जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है यानी कि हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इन सभी प्रदूषकों को अधिक मात्रा में उपस्थित दृश्यता को कम करती है और विशेष करके सर्दी के मौसम में जबकि जल भी वायु के साथ में संघनित होता है, इसे धूम कोहरा भी कहते हैं। और इन पदार्थों की वाली वायु में सांस लेने में कैंसर, हृदय रोग तथा एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। फिर अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक जैसे वायुमंडल से उपस्थित जलवाष्प की अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ये वर्षा को अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के संगमरमर का संरक्षण हो रहा है और इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। और मथुरा तेल फिर रिफाइनरी से उत्सर्जित कणों का संगमरमर को पीला करने में भी योगदान है। और अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी और पौधों को भी प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा की कुछ हानियां अगर हैं, पहले तो अम्ल वर्षा से कृषि फसलों, वनों, जलीय जीवों तथा मानव समुदायों को असाध्य क्षति भी होती है। फिर भवनों के संरक्षण के कारण क्षतियाँ होती हैं, पेयजल के भंडार दूषित होते जाते हैं, मिट्टियों के होने वाली जीव प्रक्रियाओं का अवनयन होता है और ये मिट्टी की उत्पादकता कम होती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण औद्योगिक क्षेत्र में विषाक्त धूम कोहरे का निर्माण भी होता है जिसके कारण कई प्रकार के भयंकर रोग हो जाते हैं। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्ल वर्षा को लेक किलर कहा जाता है क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण इन देशों में अधिकांश जिलों के जैविक समुदाय समाप्त हो गए हैं। फिर वैश्विक उष्णता या फिर हरित प्रभाव, इसमें वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में हुई वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम से पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है और ये मानव द्वारा वन विनाश और जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन गैस, CH4 व दूसरी गैसें जिनमें कि
गर्माहट को सोखने की क्षमता है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म होती जा रही है, और ये गैसें सौर विकिरण व प्राकृतिक विकिरण से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित करके निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। मीथेन गैस का मुख्य स्रोत तो जीवीय प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस ग्रीन हाउस गैस है। पिछली शताब्दी में वायुमंडल तापमान में IIF 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई थी, और समुद्र तल काफ़ी ऊपर उठ गया था। और वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व हैं कोयला व पेट्रोल उत्पाद का प्रजनन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत हैं। वन विनाश, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अतः इनका विनाश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। जानवरों के अपशिष्ट, ये निकलने वाली मीथेन गैस, पशुओं की संख्या में वृद्धि जो वन विनाश, मीथेन उत्पाद और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करते हैं। चावल उत्पादन, कोयला खनन, डेयरी उद्योग तथा स्थानांतरित कृषि में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक उष्णता के परिणाम। ध्रुवीय हिम का पिघलना और जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, वह बाढ़ का प्रकोप भी होगा तथा सागर तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में भी पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण भी प्रजातियों की विलुप्ति, उष्ण कटिबंधीय तूफानों की बारंबारता, उष्ण कटिबंधीय रोगों की बढ़ोतरी, वर्षा तथा मृदा की नमी में कमी होगी। महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि से सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और हरित ग्रह प्रभाव या फिर वैश्विक उष्णता से बचने के उपाय विश्व के विकसित तथा अति विकसित देशों में जीवाश्म ईंधनों, कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के उपभोग में भारी कटौती की जानी चाहिए। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर भी ऊर्जा एवं शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों की खोज भी की जानी चाहिए। स्वचालित वाहनों के इंजनों में भी सुधार किया जाना चाहिए तथा उनका अच्छी तरह से रखरखाव भी किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड में बृहत्तम उपभोक्ता है। फिर है ओजोन अपक्षय, ओजोन का ह्रास। ओजोन अपक्षय का अर्थ होता है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी होना। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनी गैस को ओजोन O3 कहते हैं, और यह हल्के नीले रंग की होती है और इसकी गंध तीखी होती है। और ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण उच्च अक्षांश दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से ध्रुवों के मध्य के ऊपर तथा न्यूनतम सांद्रता भूमध्य रेखा के ऊपर पाया जाता है। ओजोन परत सागर जल तल से 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक को ओजोन मंडल या फिर ओजोन परत या फिर समताप मंडलीय ओजोन परत कहते हैं। इस परत में ओजोन गैस का अधिकतम सांद्रण पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकती है, अतः इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या फिर पृथ्वी का छाता कहते हैं। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का जीव मंडल में सभी प्रकार के जीवों, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य के लिए भी अत्यधिक महत्व है, और इस गैस की परत के अभाव में जीव मंडल में किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है हो सकता है। और क्योंकि इस ओजोन परत में अभाव है में और विकिरण के सभी पराबैंगनी किरणें भूतल पर भी आ जाएंगी, जैसे कि भूतल का तापमान भी अत्यधिक होने के कारण भी समतल जीव नष्ट हो जाएंगे। ओजोन छिद्र परत में ओजोन गैस के अपक्षय के कारण बने ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र को ओजोन छिद्र कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया है। ओजोन के विनाश का कारण है ओजोन की अल्पता तथा विनाश के मुख्य दोषी कारक हैलोजेनिक गैस हैं, और इन हैलोजेनिक गैसों के अंतर्गत ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख हैं, और इनके अतिरिक्त मिथाइल क्लोरोफॉर्म व कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि भी ओजोन विनाश के कारण हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सामान्य रूप में भी CFCS और क्लोरोइन प्लस फ्यूरिन प्लस कार्बोन के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रियॉन 12 CFC गैसें हैं, और इन गैसों की खोज भी सर्वप्रथम अमेरिका वैज्ञानिक थॉमस मित्गले जूनियर ने 1930 ईस्वी में की थी। और CFC गैसें प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ओजोन परत का विनाश करती हैं, और CFC गैसें रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, स्प्रे, शेविंग क्रीम व सौंदर्य प्रसाधनों के काम आती हैं। ओजोन पर अल्पता तथा क्षय का प्रभाव। जलवायु पर प्रभाव। ओजोन पर अल्पता के कारण वायुमंडल में सौरिक पराबैंगनी विकिरण का न्यूनतम अवशोषण होगा। परिणामस्वरूप अधिक से अधिक ही मात्रा में पराबैंगनी विकिरण धरातल तक पहुंच जाएगा, और जिस कारण से भूतल का तापमान भी बढ़ेगा। समताप मंडल में ओजोन की अल्पता के कारण भी क्षोभ मंडल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वृद्धि होगी, जिस कारण से अम्ल वर्षा का आविर्भाव भी होगा। ओजोन अल्पता तथा पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि होने के कारण भी रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि होगी, जिस कारण से जहरीले धूम कोहरे का निर्माण भी होगा। फिर मानव समुदायों का प्रभाव। लोगों में त्वचा कैंसर का रोग बढ़ जाएगा। मानव शरीर की
रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी और परिणामस्वरूप लोगों के संक्रामक तथा छूत के रोगों का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ओजोन क्षय के कारण भी तापमान में और अधिक वृद्धि के कारण लोगों को शारीरिक और मानसिक विकास और अधिक अवरुद्ध होगा। जहरीले धूम कोहरे के कारण भी मानव शरीर के श्वसन तंत्र पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। फसलें नष्ट होने में, सागरों में अधिकांश मछलियों के मर जाने से मानव समुदायों के लिए भी खाद्य संकट उत्पन्न होगा। जैव समुदाय पर भी प्रभाव है। तापमान में वृद्धि के कारण भी प्रकाश संश्लेषण, जल उपयोग और क्षमता पौधों की उत्पादक में भारी कमी होगी। फिर जलीय सतह पर भी तथा मिट्टी की नमी का अधिक वाष्पीकरण होने से फसलें सूखने लगेंगी व फसलों के उत्पादन में भारी कमी हो जाएगी। पारिस्थितिकी अप्रभाव, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा और ऊर्जा तथा विकिरण संतुलन में अव्यवस्था होने से भी जीवधारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय, वाहनों की सीमा रहित पेट्रोल तथा सीएनजी गैस ईंधन से चलाया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए और हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर भी वैकल्पिक ईंधनों का अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा को हो सकते हैं। अधिकांश वृक्षारोपण विशेष रूप से भी उद्योगों के आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वाहनों की प्रदूषण संबंधी नियमित जांच होनी चाहिए। उद्योगों की चिमनी की ऊंचाई अधिक रखवाना, उद्योगों की स्थापना बस्ती से दूर तथा वर्ष भर चलने वाली वायु की दिशा के अनुरूप हो और घरों से निकला हुआ कचरा तथा दूषित खाद्य सामग्री पशुओं की अवशिष्ट बस्ती से दूर ले जाकर के गड्ढों में डालकर के ढक देना चाहिए और तथा इसके निस्तारण की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। उद्योगों से निकलने वाली गैसों को शुद्ध करने हेतु भी संयंत्र लगाने चाहिए और देश के मिलियन प्लस शहरों में CSQM स्टेशन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों CAAQM को स्थापना करके परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारंभ किया और इस नेटवर्क के दायरे में 46 मिलियन प्लस शहर शामिल किए गए हैं। और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचांक AQI लोगों तक वायु की शुद्धता व गुणवत्ता की जानकारी प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए औजार के रूप में भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किया गया सूचांक, जिसमें कि 6 श्रेणियां बनाई गई हैं और वह 8 प्रदूषकों पर विचार किया जाता है। फिर जल प्रदूषण, सिंचाई या फिर पीने के लिए भी जो पानी उपलब्ध होता है वह मनुष्य की विकृति जीवन पद्धति के कारण भी दूषित होता है जा रहा है। सिंचाई के कीटनाशकों का उपयोग भी उद्योगों द्वारा दूषित पानी को जल स्रोतों में छोड़ा जाना, तेजाब वर्षा और शहरों में सीवरेज के पानी को नदियों और झीलों में छोड़ा जाना, खनिजों का पानी में घुला होना आदि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। और जल प्रदूषण होने से मनुष्य केवल रोगग्रस्त ही नहीं होता वरन भूमि की उत्पादकता क्षमता में गिरावट भी होने से भूमि उत्पादकता में भी कमी आ जाती है। और जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत इस प्रकार हैं। एक तो घरेलू अपमार्जक, वाहित मल और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ और कीटनाशकों का उपयोग तथा ताप तथा आणविक बिजली घर आदि के प्रयोग से और निकलने वाला प्रदूषित जल इत्यादि। और जलीय प्रदूषण से जलीय पौधों में जंतुओं की वृद्धि रुकने व इनकी मृत्यु हो जाने के साथ साथ ही भूमि की सतह पर भी जल अवरोध सतह बन जाने से भी भूमिगत जल के स्तर में कमी आती है और उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को उपचारित करके उद्योगों में पुनः काम में लिया जाना चाहिए। फिर है सागरीय जल का प्रदूषण। सागरीय जल का प्रदूषण निम्न स्रोतों से होता है। सागर के तटवर्ती भागों में नगरीय एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अपशिष्ट जल, मल जल, कचरा तथा विषाक्त रसायनों का विसर्जन, ठोस अपशिष्ट पदार्थों में खासकर के प्लास्टिक की वस्तुओं का सागरों में निस्तारण, फिर तेलवाहक जलायनों में भारी मात्रा में खनिज तेल का भी रिसाव तथा अपतट सागरीय तेल कूपों के निरसृत प्रदूषक खनिज तेल के रिसाव से सागरीय जल की सतह पर भी तेल की परत बन जाती है और जो कि सागरीय जीवों को भी नष्ट कर देती है। भारी धात्विक पदार्थों यथा सीसा, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, निकल आदि का वायुमंडलीय मार्ग से भी सागरों में पहुंचना, फिर रेडियो सक्रिय तत्वों का नाभिकीय संयंत्रों, नाभिकीय चलित जलयानों तथा नाभिकीय शस्त्रों से परीक्षण से निकल करके सागरों में पहुंच जाना आदि है। फिर सागरीय जल के प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। सागरीय जल को विश्व समुदायों की ओर से प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। यदि प्रदूषकों के सागरों में विसर्जन एवं निस्तारण का पर पूर्ण रोक संभव नहीं है तो कम से कम उसकी न्यूनतम मात्रा को निर्धारित होनी ही चाहिए। इस संदर्भ में कोई भी कानून भी बनाए गए हैं यथा उच्च सागर के कानून, महाद्वीपीय मग्न तट कानून, सागर तली के विद्रोहन से संबंधित कानून आदि, लेकिन ये कानून पर्याप्त नहीं है और गहरे सागरों के विद्रोहन और सागरों के सामूहिक और सैनिक उपयोग, वैज्ञानिक शोध आदि से संबंधित कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
सागरीय व जैविक प्रक्रिया के अध्ययन के लिए भी गहन एवं व्यापक परिस्थिति की शोध की अति आवश्यकता है। जल प्रदूषण के प्रभाव में पारे द्वारा प्रदूषित जल के उपयोग को मिनी माटा रोग हो जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है तथा इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। नाइट्रेट के कारण भी ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। फिर पेयजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से दांतों में विकृति आ जाती है। जल में आर्सेनिक होने से ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है और आर्सेनिक में डायरिया, पेरीफेरल फेफड़े व त्वचा की कैंसर हो जा सकता है। प्रदूषित जल से मानव की खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और मछुआरों की आजीविका का व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। फिर जल प्रदूषण का नियंत्रण है। निम्नलिखित उपायों जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु भी कारगर हो सकते हैं, जैसे मानव समुदाय को जल प्रदूषण के विभिन्न पक्षों के विषय में चेतना तथा जन जागरण कराना होगा तथा जल प्रदूषण का सही बोध भी कराना होगा। आम जनता को जल प्रदूषण एवं उसके उत्पन्न कुप्रभावों के विषय में शिक्षित कराना होगा। आम जनता को घरेलू अपशिष्ट प्रबंधों में दक्ष करना होगा और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तो भी स्पष्ट नियम बनाए जाने जिससे कि वे कारखानों से निकलने अपशिष्टों को बिना शोधित किए नदियों, झीलों तथा तालाबों में विसर्जित न करें। नगर पालिकाओं के लिए सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था कराई जानी चाहिए एवं तथा संबंधित सरकार को भी प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक धन तथा अन्य साधन प्रदान किए जाएं। नियमों एवं कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए तथा इसमें उल्लंघन पर कठोर सजा तथा अर्थदंड भी मिलना चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी संरक्षण कार्यक्रम 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ ही प्रारंभ किया गया था और वर्ष 1995 में इसका विस्तार करते हुए इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का रूप दे दिया गया तथा अन्य नदियों को भी इसमें कवर किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से भी नदियों के जल की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और अब तक इस कार्यक्रम में कुल 42 नदियों को शामिल किया गया है और चुका है। इन परियोजनाओं में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी निम्न उपाय किए गए हैं। खुले नालों के माध्यम से नदी के गिरने वाले अशोधित मल जल के बहाव को रोकना और मोड़ना व उनका शोधन करना। अपवर्तित किए गए मल जल के शोधन के लिए भी सीवरेज शोधन संयंत्रों की स्थापना करना और नदियों के तट पर भी खुले में शौच करने को भी रोकने के लिए अल्प लागत शौचालयों का निर्माण करना है। फिर लकड़ी की खपत को कम करने के लिए भी विद्युत शवदाह गृहों व उन्नत काष्ठ शवदाह गृहों का भी निर्माण करना और नदी तटाग्र विकास कार्य जैसे कि नहाने के घाटों को बेहतर बनाना। नदी के किनारों पर वनीकरण दिनांक 31 जुलाई सन 2014 को अधिसूचना के अनुसार गंगा व इसकी सहायक नदियों से संबंधित कार्य जल संसाधन नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय को आवंटित किया गया। गंगा के तदनुसार गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर और महानदा, नंदा, जंबल, बिहर, खान, सिप्रा, बेतवा, रामगंगा व मंदाकिनी जैसी नदियों को भी इस मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। नामानी गंगे गंगा संरक्षण मंत्रालय को ने गंगा कंजर्वेशन मिशन के तहत गंगा के संरक्षण के लिए भी नामामी गंगे के नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की स्थापना की गई है। फिर है ध्वनि प्रदूषण। किसी भी वस्तु की जनित सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं और जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तथा जब वह कानों को प्रिय नहीं लगती है तो उसे शोर कहते हैं। ध्वनि के सामान्य मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं और अवांछित शोर के कारण भी मानव में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का आसपास स्थित जीवों पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है और ये चिड़चिड़े हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न स्रोत इस प्रकार हैं। एक तो वाहनों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, ध्वनि विस्तारक साधनों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, कारखानों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, वायुयानों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि इत्यादि। ध्वनि का स्तर 1 dB यानी सर्वाधिक मंद क्षीणतम श्राव्य ध्वनि, 10 dB यानी सामान्य मनुष्य द्वारा सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि तथा पत्तियों की सरसराहट, खरखराहट और 20 dB अति शांत स्थान की ध्वनि, 30 dB मनुष्य के फुसफुसाहट और 50 से 55 dB नींद में खलल देने वाली ध्वनि और 60 dB सामान्यतः बातचीत और 90 से 95 dB इस तीव्रता को ध्वनि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और 150 dB हवाई पट्टी से उड़ते हुए समय जेट विमान से उत्पन्न शोर और 150 से 156 dB ये ध्वनि प्राण घातक होती है और 180 से 195 dB रॉकेट इंजन से उत्पन्न शोर। ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव हैं।
एक तो ध्वनि प्रदूषण को मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे व्यक्ति का ध्यान विचलित होता है और एकाग्रता भंग होती है जिससे कि व्यक्ति की दक्षता कम होती है और अत्यधिक शोर से कान के पर्दे भी फट जाते हैं। व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर कुप्रभाव पड़ता है और मानसिक स्थिरता, चिड़चिड़ापन, मानसिक प्रभाव, दबाव, निराशा के लक्षण प्रकट होते हैं और जिससे कि उच्च रक्तचाप और सिर दर्द, कान दर्द और कम याददाश्त आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ध्वनि प्रदूषण से पशु पक्षियों का उस स्थान से पलायन हो जाता है तथा उसकी वंश वृद्धि में भी कमी हो जाती है। 50 डेसिबल तक की ध्वनि सामान्य एवं कर्णप्रिय लगती है। 50 से 80 डेसिबल की ध्वनि को हम सहन कर सकते हैं और जैसे कि हल्का यातायात, विद्यार्थियों का शोर, रेडियो, टेप का सामान्य संगीत आदि 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को असह्य माना गया है और जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और चाहे वह सुरमय संगीत ही क्यों ना हो।